तुम्हारा आना जरूरी था। बहुत जरूरी था आना। हॉस्पिटल की कहानी हॉस्पिटल से ही शुरू की जाए। देखो वक्त ने कैसे जगह बदल ली। शासिया तुम जिंदा हो? मार कर पूछ रही हो कि मैं जिंदा हूं? देख लो जिंदा हूं, लेकिन यहां अपना बदला लेने नहीं आई हूं। मैं यहां अपनी बेटी का बदला लेने आई हूं। मेरी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे से नहीं होगी। पापा आप ठीक तो है ना? ये मेरी मम्मा घर से नहीं भागी थी ना? शासिया तुम जिंदा हो? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा तुम जिंदा हो। भाईजान ने कितना ढूंढा तुम्हें, तुम सोच भी नहीं सकती। दूर हटो तुम मुझसे। तुमने कहा था ना कि तुम्हारा भाई मुझे मार देगा, फिर मारा क्यों नहीं? अरे कैसे मारता, उसका तो खुद इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ था। मैंने अपनी आंखों से उनको खून में लिपटा हुआ देखा था। झूठ। तुमने कहा था कि उसकी आंखों में खून उतरा हुआ है, याद है मुझे। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, यकीन करो मेरा शासी, ऐसा कुछ नहीं कहा था। सब याद है मुझे। मुझे भी सब याद है। सारा क्यों नहीं दी थी मुझे तुमने? कैसे देती, इतनी नन्ही सी जान थी। जब हमें पता चला कि ये इनक्यूबेटर में, उसके बाद उस वक्त तो तुम चली गई थी और आज आई हो वापस। इतनी मिन्नतें मुरादें दुआएं करके इसकी जिंदगी मांगी है। बताओ बेटा सारा, कैसे पाला है मैंने तुम्हें? हाँ मामा पापा बिल्कुल सही कह रही हैं। तू रहा तो झूठ कह रही है ये। और तुम डरो मत, तुम्हारी माँ तुम्हारे सामने खड़ी है आज। मैं नहीं डर रही, पापा बिल्कुल सच कह रही हैं। इसी ने कहा था ना कि मैं यहाँ से दूर चली जाऊं। तो मैंने ये भी तो कहा था कि वापस आ जाना, लेकिन तुम क्या आती। तुम्हारी तो मौत की खबर सुनकर तो हम सब हिल गए थे, और भाईजान तो गुस्से कितने तेज। बताओ सारा, कितना गुस्सा करते हैं भाईजान। कभी कभार तो सारा को थप्पड़ भी मार देते। नहीं पापा ने तो आज तक मुझे हाथ भी नहीं लगाया। वो तो उन्होंने ज़ारा को मारा उसने। मैं उसके हाथ तोड़ दूंगी। नहीं मम्मा, वो उनको पता नहीं था कि वो मैं नहीं हूँ। मैं आपके पास थी ना, इसलिए। ज़ारा को भी क्यों मारा उसने? तुम कहाँ थी नरसा? हाँ, हमने तो भाईजान को भी भेजा था तुम्हारे घर, लेकिन तुम्हारे अब्बा ने अच्छा नहीं किया। तुम्हारी मौत की झूठी खबर देके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। फिर मेरे अब्बा से ये झूठ क्यों बोला गया कि सारा मर गई है? मनीजान प्लीज, रिक्वेस्ट किया था ना। नहीं बादल, इतने अरसे बाद मुलाकात हुई है। पता नहीं दिल में क्या क्या वसवसे लेके बैठी। कितना दुख भरा होगा इनके दिल में। जो कहना है इनको कह लेने दो। प्लीज थोड़ा ख्याल करें, पप्पा की तबीयत ठीक नहीं है। मैं यहाँ ख्याल करने नहीं आई हूँ किसी का। बताओ। क्या बताऊं, ये नन्ही सी जान इनक्यूबेटर में थी, इसकी सांस आती जाती रह रही थी। वहां भाईजान तुम्हारी मौत की खबर सुनकर इतना परेशान थे। मैंने तुम्हारे अब्बा को बोला था सारा को भी मरा हुआ समझे। एक नन्ही सी जान का वो क्या करेंगे, कहाँ लेके जाएंगे, कैसे संभालेंगे उसको? ऐसा कुछ नहीं है फरहत। तुमने धमकी दी कि मजहर मेरे भाई को भी मार देगा। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। अरे भाईजान चाहे जितना भी गुस्से के तेज हो, वो तो एक मच्छर तक नहीं मार सकते, तो इंसान को क्या मारेंगे? आदिल प्लीज समझाओ उसे। कितना गुस्सा करते हैं भाईजान। लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। तुम्हारे अब्बा तुमसे झूठ बोल रहे हैं। मेरे अब्बा झूठ नहीं बोलते। शासिया कुछ भी हो, मैंने तुम्हारी बच्ची को माँ बनकर पाला है, तुम्हारी निशानी समझकर पाला है। पता नहीं क्या झूठ बोला है तुम्हारे अब्बा ने तुमसे। जरूर कयामत के दिन अल्लाह भी उनसे पूछेगा कितना बड़ा झूठ क्यों बोला है तुम्हारे अब्बा ने। ठीक है फिर आदिल, अपनी माँ को डिस्चार्ज करवा के घर ले आओ। फरहत अब्बा घर पर है,
तो आज तमाम बातें घर पर होंगी तफसील से। मम्मा मेरी बात तो सुने। झूठी है ये औरत, मेरे बाप पर झूठा इल्जाम लगा रही है। मम्मा देखें, पप्पो की बात में दम तो है ना। नाना जी की उम्र हो गई है, हो सकता है कि नाना जी ने कुछ और सुन लिया हो। सारा, ना तुम इस औरत को जानती हो ना मेरे बाप को जानती हो। देखिए आप सही कह रही हैं, लेकिन जैसे आप अपने बाबा को जानती हैं ना, वैसे मैं ही अपने बाबा को जानती हूँ। आप जैसे नाना जी की आदतें समझते हैं, उनके रिएक्शन समझते हैं, वैसे मैं भी अपने पापा को जानती हूँ। मम्मा देखिए, नाना मियाँ ने कहा कि मैं मर गई हैं, बाबा को कहा कि आप मर गई हैं, लेकिन हम दोनों जिंदा हैं। आपको और क्या चाहिए? मुझे तुम दोनों चाहिए हो। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों मेरे पास हो, मेरे साथ रहो। खुद ये औरत ये ड्रामा कर रही है, तुम इसको नहीं जानती, मैं जानती हूँ। और रही तुम्हारे बाप की बात, तो देखा था कैसे उस औरत को संभाल रहा था। अपनी बीवी को नहीं संभालेंगे तो किससे संभालेंगे? तो मैं भी उसकी बीवी हूँ। तो अगर आप बीवी हैं तो आप हमारे साथ रहे ना। मम्मा सारा, मानी कहाँ है? गुस्से में चली गई बाहर। आदिल अब क्या होगा? मम्मा तो बाबा से भी ज्यादा गुस्से वाली निकली। तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। और पुप्पो, उनका क्या? वो कब घर आ रही है? ममानी को गाड़ी में बिठाओ, मैं डॉक्टर से राब्ता करता हूँ। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि वो लोग कराची जा रहे हैं? आप इंटीरियर गए हुए थे और ज़ारा ने भी मुझे सुबह ही बताया। ये एहसान भी ना करती, वो वहां पहुंच कर ही बता देती। मुझे ऐसे मत घुरे, अब्बा जी से बात करें। अरे वो कॉल कहाँ पिक कर रहे हैं? कम से कम कॉल तो पिक करें। तुम्हारी अब्बा जी से या ज़ारा से कोई बात हुई थी? नहीं, मेरी तो कोई बात नहीं हुई। ज़ारा ने खुद बोला था कि जब कुछ होगा तो वो बताएगी। अरे जानते नहीं हो कितने खतरनाक लोग हैं वो। मैं मिला वो उनसे, बिल्कुल भी खतरनाक लोग नहीं है। क्या मतलब इस बात का कि तुम मिले उनसे? जब मैं कराची गया था तो ज़ारा ने मुझे मिलाया था और उसने अपने बाबा से भी इंट्रोड्यूस कराया। पुप्पा तो बहुत डिसेंट आदमी है। कोई फुफा नहीं है तुम्हारे वो, और आइंदा उनसे मिलने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? हद होती है हर बात। मैं मानता हूँ कि मैं तुम पर बहुत ट्रस्ट करता हूँ, लेकिन तुम जानते नहीं हो कितने खतरनाक लोग हैं वो। अब्बा जी ऐसे ही अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ हैदराबाद शिफ्ट नहीं हो गए। उन लोगों ने मुझे और अब्बा जी को जान से मारने की धमकी दी थी। आपकी तरफ कोई मैली आंख उठा के तो देखे, फिर देखना अब मैं क्या करता हूँ। हाँ तो क्या, आंखों से गोटियां निकालकर लूडो खेलोगे ज़ारा के साथ? हर बात मजाक में उड़ाने वाली नहीं होती। हाँ तो ये बात आपने अपनी भांजी और अपनी बहन को भी समझा देनी थी। निकल पड़ी है 20 साल के बाद। रिलैक्स हो जाओ तुम, कुछ नहीं होगा। लेकिन मामा ठीक तो हो जाएंगी ना? उनको कुछ होगा तो नहीं ना? कुछ नहीं होगा पप्पू को, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और अभी तो उनको फिलहाल कुछ भी नहीं हो सकता। देखना वो थोड़ी देर में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके वापस भी आ जाएंगे, तुम परेशान मत हो। थैंक यू। तुमने रक्षी को बताया पप्पू का? भाई ने मना किया। आई एम सॉरी सारा। मैं सारा नहीं हूँ, मैं ज़ारा हूँ, सारा की ट्विन सिस्टर। तुम मुझसे मजाक कर रही हो ना? नहीं, मैं तुमसे मजाक नहीं कर रही। वो जो कमरा तुमने खाली किया था ना, वहाँ पे अब मेरी मामा रहेंगी। लेकिन सलमा मामी तो मामू के साथ रहेंगी ना? सलमा मामी नहीं, शाजिया मामी, मेरी असल अम्मी, वो दोबारा आ गई हैं, वो यहीं रहेंगी। लेकिन उन्होंने तो सुसाइड कर ली थी ना? नाजी तुम अपने शल और अपने कमरे से बाहर निकलो, तभी तुम्हें पता चले ना कि घर में क्या हो रहा है। मुर्दे जिंदा हो गए हैं, 1 के 2 हो गए हैं, सारा 2 हो गई हैं। तुम मुझे डरा ही हो ना? तुम्हारा और मेरा डराने वाला मजाक है नहीं। लेकिन सारा नहीं, ज़ारा, सारा पप्पो के साथ है हॉस्पिटल में, और वो कुछ ही देर में वापस आ जाएंगे। थैंक गॉड। सुनो नाजी, अब इस घर में ना डेली सोप टाइप शुरू होने वाला है। मतलब लड़ाइयाँ होंगी, झगड़े होंगे, सब एक दूसरे पे चीखेंगे, अजीब सा माहौल होगा। तो तुम अपना ध्यान रखना और ट्राई करना कि तुम कमरे से इतना बाहर मत ही आओ, और अपनी अम्मी का भी ख्याल रखना क्योंकि मेरी मम्मा गुस्से में है, ठीक है? तो बात नहीं, थोड़े दिनों में तुम भी समझ जाओगी। कहाँ चला गया ये मुनाफर? फोन ऑफ करके बैठ गया है। तुम्हारी अम्मी चली गई क्या?
जी चली गई। आप भी चली गई थी वैसे तो, फिर वापस आ गई पता नहीं क्यों। ये मेरा घर है बेटा, मेरी मर्जी है, मैं जब जाऊं जब आऊं। देखिए वैसे भी कुछ वक्त के बाद मैं और मुनव्वर तो अपने घर में चले ही जाएंगे, फिर आपका जब दिल चाहे इस घर में आए जाएं। तुम्हारा मसला क्या है? तुम क्यों मुझे मुनव्वर से अलग करना चाहती हो? मेरा मसला आप है, आपकी मौजूदगी में मुनव्वर मेरा होते हुए भी मेरा नहीं है। देखो, अगर मुनव्वर को अपना करना चाहती हो ना तो मुझसे बना के रखो, और ये बात अच्छी तरह समझ लो, क्योंकि मैंने मुनव्वर से अगर तुम्हारी शादी की बात मानी है तो मुनव्वर ने भी मेरी कोई ना कोई शर्त तो मानी होगी ना। तुम एक समझदार लड़की हो, इतना तो तुम समझती हो ना कि इस घर में एक सास है, अब उससे भी बिगाड़ लोगी। और जो हाल मैंने देखा है शादी में उस घर का, उस घर में तो अब तुम वापस जा नहीं सकती हो। अब इस बात को ही देख लो बेटा कि बाप तुम्हारा जिंदा है, लेकिन तुम्हारी माँ ने अपने आप को बेवा और तुम लोगों को यतीम बना के रखा हुआ है। बाप तो मुनव्वर के सर पर भी नहीं है। मुनव्वर का बाप जिंदा भी नहीं है बेटा, वो तो यतीम है, लेकिन तुम नहीं हो, इस बात को समझो। यार सर मैं ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे ऑलरेडी इतनी टेंशन है और ऊपर से तुम। मुझे तुमसे इतना बताओ, क्या तुम्हारे बाबा ने मेरे बाबा को मारने की धमकी दी थी या नहीं? मेरे बाबा ने कुछ नहीं किया। बाबा मुझे बता रहे थे कि तुम्हारे अब्बा ने ना दादा को भी मारने की धमकी दी थी। देखो सरमत, अभी यहाँ पे बहुत सारी बातें खुलना बाकी हैं। पप्पू का एक्सीडेंट हो गया और मामा मेरे बगैर चली गई हैं हॉस्पिटल, उन्हें देखना, पता नहीं वहाँ क्या हो रहा होगा। तो तुम चली जाओ। नहीं जा सकती मैं बाबा के साथ अंदर आ गई थी, वो मेरे पीछे से चली गई, अब मैं कैसे जाऊँ? कहाँ गए वो लोग? अभी तो मैंने तुम्हें बताया, मामा हॉस्पिटल गई हैं और नाना मियाँ यही हैं। अच्छा हाँ सुनो, वो बाबा ना काफी परेशान हो रहे थे क्योंकि उनकी दादा से बात नहीं हुई, तो दादा की जरा बात करा देना ना बाबा से। सही है, करवा दूंगी। और सुनो, तुम कैसी हो? ठीक हो? बहुत जल्दी ख्याल नहीं आ गया तुम्हें मेरा? तुम्हें पता है ना तुम्हारा ख्याल जाता ही कहाँ है? ज़ारा बेगम। बेगम क्या होता है? ज़ारा मजहर हूँ मैं, ज़ारा बोलो मुझे। रुक जाओ जरा, ज़ारा सरमत भी होगा। ज़ारा, आपको पता है पापा, जब से मैंने होश संभाला है ना, मैंने आपके बारे में ही सोचा है। ये तुमने एक फोन में मुझे कुछ अर्सा पहले एक मैसेज किया था, इफ यू रिमेम्बर। तुमने उसमें कहा था कि अगर कोई आपसे बहुत दिनों बाद मिले तो आप गुस्सा तो नहीं करेंगे, आप नाराज तो नहीं होंगे। तो ये मैसेज तुमने मुझे अपनी माँ का सोच के किया था ना? जी। मैंने तुम्हारी माँ पे कोई गुस्सा नहीं किया, उसने मेरा गिरबान तक पकड़ा मगर मैंने उसे कुछ नहीं कहा। पापा सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपको याद है जब आपने पहली दफा मुझे सारा समझ के मुझसे बात की थी, उस दिन मेरे ऊपर इतने सारे सच टूटे थे। मेरी जिंदगी ना 360 घूमी और मुझे महसूस हुआ पहली दफा जो मेरे पापा मिल गए, मुझे मेरी बहन मिल गई। पापा मैंने आपको कहा था ना मैं आपके पास आऊंगी, आ गई। जब आपने मुझे पहली दफा सारा समझ के थप्पड़ मारा था ना, उस थप्पड़ से ज्यादा मुझे उस लम्स का एहसास हुआ था जो 20 साल मेरे पास नहीं था। 20 साल मैंने अपनी माँ को डरते हुए देखा। उनको डर था कि अगर मैं आपके पास आ गई तो आप मुझे जान से मार देंगे। जब शाजिया ने फ़रत से बात की तो फ़रत तो बिल्कुल ही मुकर गई। शाजिया जब उससे ऊंची आवाज़ में बात कर रही थी तो सारा ने कहा कि अम्मी खामोश हो जाएं, फुप्पो की तबीयत पहले ही ख़राब है। ये बात सुनकर फ़रत कहती है कि कुछ भी मत कहो, आज तुम अपनी माँ को बोलने दो, जो भी इनके गिले शिकवे हैं मैं सब दूर करती हूँ। फ़रत बहुत ही कोई मासूम बनने की एक्टिंग कर रही थी, लेकिन शाजिया ये बात अच्छे से जानती है कि फ़रत बिल्कुल एक्टिंग कर रही है और वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है।
हैं। तब फ़रत ने एक अपने से स्टोरी बनाई और फिर वही स्टोरी सुनाने लगी कि हमें तो इस बात का पता ही नहीं था कि तुम मर चुकी हो। जब मैंने भाई साहब को ये खबर बताई तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। तुम्हें मरा हुआ समझकर वो बहुत ज़्यादा टूट चुके थे और उस टाइम सारा एक नन्ही सी जान थी। सारा आगे सांस आते जाते रहे थे और हमें तो लगा था कि सारा भी मर जाएगी और ये कभी भी ठीक नहीं होगी। लेकिन मैंने पूरी ज़िंदगी सारा का ख्याल रखा। मैंने सारा को एक एक लम्हे माँ की मोहब्बत का एहसास नहीं होने दिया और एक माँ बनकर सारा को पाला। सारा भी ये बातें सुनकर हक्का बक्का हो गई क्योंकि ऐसा तो कभी भी कुछ नहीं हुआ था। ये बात सुनकर सारा बहुत ज़्यादा हैरान हो गई कि आखिर उसकी फुप्पो इतना झूठ कैसे बोल सकती है। लेकिन उसके बावजूद भी सारा के दिल में उनके लिए रहम था। वो बार बार अपनी अम्मी को रोक रही थी कि आप फुप्पो से इस तरह बात ना करें, फुप्पो की ऑलरेडी तबीयत ख़राब है। तब शाजिया कहती है कि मैं यहाँ किसी की तबीयत देखने नहीं आई, बल्कि मैं यहाँ अब इनको बता कर जाऊँगी कि ये सारी कहानी जो भी बना रही है सब झूठ बोल रही है। तब वो रिफत से कहती है कि झूठ बोलना बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, तुमने जानबूझकर वो सब कुछ किया था। मैं तुम जैसी मकार औरत को अच्छी तरह से जानती हूँ। ये बात सुनकर रिफत अपनी बात पर कायम रही और फिर शाजिया के सामने बहुत ज़्यादा झूठ बोल दिया कि जो कुछ भी हुआ था तुम्हारे बाप ने किया था। तुम्हारा बाप नहीं चाहता था कि तुम इस घर में रहो, इसीलिए उसने हमसे झूठ बोला कि तुम मर चुकी हो। जब मैंने तुम्हारे बाप को कॉल की थी तो वो कहते हैं कि शाजिया मर गई है। शाजिया को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आया क्योंकि वो जानती थी कि रिफत झूठ बोल रही है और रिफत जैसी मकार औरत से कुछ भी तवक्को की जा सकती है, वो कोई भी झूठ बोल सकती है। आदिल ये सारी बातें सुनकर बहुत ही हैरान हो रहा था। उसे इस बात का अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो रहा था कि उसकी अम्मी सही कह रही हैं या फिर शाजिया सही कह रही है, लेकिन दरअसल हकीकत तो यही है। रिफत सारा झूठ बोल रही थी, वो ख़ुद को बचाने के लिए एक नई कहानी बना रही थी। लेकिन व्यूअर्स आप देखेंगे कि अब रिफत नहीं बच सकती। वो जितना भी झूठ बोल ले आखिरकार उसे अब सबके सामने आना ही पड़ेगा और सारी बातें तस्लीम करनी ही पड़ेगी। जो भी रिफत की सज़ा है आखिरकार वो उसे मिलकर ही रहेगी। व्यूअर्स आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट्स में हमारे अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल। शाजिया किसी भी सूरत रिफत की बातों पर यकीन नहीं करने वाली। रिफत ने जितनी भी कहानियाँ गढ़ी हैं शाजिया उनको मानने के लिए तैयार नहीं है। रिफत रो रो कर अपने बेटे के सामने अच्छी बन रही होती है और शाजिया से कहती है कि मैंने तो अपने भाई को खून में लथपथ देखा था, वो खून में ऐसे लथपथ पड़ा था कि मुझे कुछ होश ही नहीं रहा। मुझे सबने कहा कि तुम मर चुकी हो, लेकिन शाजिया उसकी किसी बात पर यकीन नहीं करती। शाजिया कहती है कि मैं नहीं मरी थी, बल्कि तुमने ही मुझे जीते जी मार दिया था। आदिल अपनी माँ का ये रूप देखकर भी बहुत हैरान होता है, लेकिन रिफत भी किसी से भी हारने वाली नहीं है। ऐसा नहीं है कि रिफत अब शाजिया के आने से पीछे हट जाएगी, बल्कि अब वो मज़ीद चालें चलेगी कि किसी भी तरह से उसकी बात पर यकीन कर लिया जाए और जो कुछ वो कह रही है वही सच मान लिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, कोई भी अब उसकी बात पर यकीन करने वाला नहीं है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि रिफत शाजिया से हटकर अब उसके बाप पर इल्ज़ाम लगा देगी और ये बात शाजिया के लिए कभी भी काबिल कबूल नहीं होगी। उसने अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर ली सिर्फ़ और सिर्फ रिफत की झूठी बातों की वजह से। और अब जब वो अपने ख़ानदान में वापस लौटी है, अपनी बेटियों में और अपने हस्बैंड में, तो अभी भी रिफत अपनी चालों से बाज नहीं आई। रिफत सबके सामने कह देती है कि जो कुछ भी हुआ शाजिया के बाप की वजह से हुआ। ये बात सुनकर तो शाजिया का बाप भी हक्का बक्का रह जाता है और वो उसे कहता है कि मैंने आखिर तुम्हें क्या कहा था। तब रिफत कहती है कि आप तो बूढ़े हो चुके हैं, आपको भला कैसे याद होगा कि आपने मुझे क्या कहा था, वरना आपने तो ऐसी बातें कही थी कि मैं यहाँ बता भी नहीं सकती। तभी शाजिया अपने बाप से कहती है कि यहाँ से चलें, ये तो बहुत मक्कार औरत है, ये तो झूठ पर झूठ ही बोलती जाएगी। लेकिन जैसे ही उसका बाप और शाजिया वहाँ से जाने लगते हैं तो ज़ारा उनको रोक लेती है, क्योंकि ज़ारा और सारा के दिल में इस बात का शक बैठ चुका है कि आखिर उनके नाना ने ही कुछ न कुछ गलत किया होगा।
बेटी को बचाने के लिए ही वो पीछे हट गए होंगे। जब वो उनको रोकती है ज़ारा और सारा तो शाज़िया बहुत हैरान हो जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि उसकी बेटियां उस पर और उसके बाप पर शक कर रही हैं। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि सारा की तो कोशिश होती है कि किसी भी तरह से इस लड़ाई को ख़त्म कर दिया जाए, किसी भी तरह से ये लड़ाई ख़त्म हो जाए ताकि वो और आदिल एक हो सकें। वो अपनी माँ से भी बार बार यही कहती है कि आप फूफो को कुछ भी मत कहें, फूफो की ऑलरेडी तबीयत ख़राब है। लेकिन व्यूअर्स, आप देखेंगे कि शाज़िया बिल्कुल भी नहीं चाहती, किसी सूरत में भी वो ये नहीं चाहती कि उसकी बेटी की शादी आदिल से हो, क्योंकि उसको पता है कि रिफत बिल्कुल एक नागन है और उसके साथ शाज़िया की ज़िंदगी जो गुजरी बहुत अजियत में गुजरी। अब वो नहीं चाहती कि उसकी बेटी भी उसी अजियत में रहे। यही वजह है कि वो साफ साफ शाज़िया से कह देती है कि मेरी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे के साथ नहीं होगी। ये बात सुनकर रिफत को तो कोई एतराज़ नहीं होगा, क्योंकि वो तो पहले ही सारा से जेलस होती है। लेकिन ये बात सारा से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। सारा अपनी अम्मी को समझाने की बेहद कोशिश करेगी, क्योंकि वो आदिल से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है, मगर आदिल खुद ये चाहता है कि उन दोनों की शादी टूट जाए। इस मामले में आदिल बिल्कुल खामोश रहेगा। तब सारा आदिल से बात करेंगी कि तुम क्यों खामोश हो, आखिर तुम कुछ क्यों नहीं बोल रहे। तब आदिल उसे समझाने की कोशिश करेगा कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। ये बात सुनकर सारा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी। व्यूअर्स, आप देखेंगे इस शादी को लेकर इन दोनों बहनों के दरमियान भी बहुत झगड़ा शुरू हो जाएगा, जहाँ पर ज़ारा ने हर मामलात में सारा का साथ दिया और उसके साथ डट कर खड़ी रही। आज आप देखेंगे कि किस तरह से दोनों बहनों के दरमियान हालात ख़राब हो जाएंगे। सारा और ज़ारा को लेकर शाज़िया घर तो पहुँच जाती है और उसे लगता है कि मेरी बेटियां दोनों बहुत खुश हैं। लेकिन सारा तो दर हकीकत यहाँ आना ही नहीं चाहती। वो तो आदिल के घर रहना चाहती थी, वो यहाँ पर कभी भी नहीं आना चाहती थी। लेकिन जैसे ही वो यहाँ आती है तो ज़ारा का बुरा रवैया शुरू हो चुका है, क्योंकि ज़ारा भी नहीं चाहती कि उसकी आदिल के साथ शादी हो जाए। उसका बुरा रवैया देखकर सारा को बहुत ही अफसोस होता है। सारा बहुत हैरान होती है कि ये मेरी वही बहन है जो मुझसे इतनी मोहब्बत करती थी और मेरा बदला लेने के लिए इतना अरसा उस घर में रही। लेकिन उसे नहीं पता था कि ज़ारा तो अपने बाप से मिलने के लिए ऐसा कर रही थी। लेकिन व्यूअर्स, आप देखेंगे कि ज़ारा भी दिल की बुरी नहीं है। उसे अपनी बहन के साथ बहुत हमदर्दी है और वो उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत भी करती है, मगर वो ऐसा नहीं चाहती कि आदिल के साथ सारा की शादी हो जाए। वो अपनी मोहब्बत को लेकर बहुत ज़्यादा जज्बाती और सेल्फिश हो चुकी है। आप लोगों को क्या लगता है? ड्रामा सीरियल जुड़वा की नेक्स्ट एपिसोड इंतहाई इंटरेस्टिंग होने वाली है। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि ज़ारा आखिरकार इस बात को तस्लीम कर ही लेती है कि सारा मेरी बहन है और वो आदिल से मोहब्बत करती है, इसलिए मुझे अपनी बहन के रास्ते में नहीं आना चाहिए। सारा अपने दिल पर पत्थर रखकर आदिल से मिलने जाती है और आदिल से कहती है कि तुम सारा से शादी कर लो, मैं अपनी बहन को कभी भी हर्ट नहीं कर सकती। ये बात सुनकर आदिल तो हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि वो ज़ारा जैसी निडर और बहादुर लड़की से इस बात की उम्मीद नहीं रख रहा था कि ज़ारा कभी पीछे हट जाएगी। यही बात है कि आदिल आगे बढ़ता है और ज़ारा को पकड़कर कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैं सिर्फ़ और सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ और कोई भी दुनिया की ताकत मुझे इस बात से नहीं रोक सकती कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और से मोहब्बत करूँ। मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है कि जिस पर किसी को भी अख्तियार नहीं हो सकता। मैं आज सारा से शादी तो कर लूँ, लेकिन मैं कभी भी उससे मोहब्बत नहीं कर पाऊँगा। मैं सिर्फ़ और सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ और मैं अम्मी और पापा सबसे बात कर लूँगा और आखिरकार हम दोनों की ही शादी होकर रहेगी। लेकिन ज़ारा इस बात पर भी नाखुश है कि उसकी बहन का दिल टूट जाएगा। यही वजह है कि वो आदिल को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन आदिल किसी भी सूरत में ज़ारा की बात नहीं मानता, क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ ज़ारा से ही मोहब्बत करता है और वो उसी से ही शादी करना चाहता है। व्यूअर्स, दूसरी तरफ आप देखेंगे कि शाज़िया बेगम जैसे ही मजहर के पास आती है, वो मजहर से कहती है कि मैंने तुम्हारे साथ इतनी वफा की, तुमसे इतनी मोहब्बत की कि तुम्हारे लिए अपना घर तक छोड़ दिया, लेकिन तुमने मेरे साथ क्या किया? जैसे ही तुम्हें इस बात का पता चला कि मैं इस दुनिया में नहीं हूँ, तुमने दूसरी शादी कर ली।
क्या तुम्हारे लिए दूसरी शादी करना इतना आसान था कि बीवी के मरने के बाद जिससे तुम इतनी मोहब्बत करते थे तुमने किसी भी औरत से दूसरी शादी कर ली? मजहर साहब ये सुनकर बहुत ही परेशान हो गए। उनके पास शाजिया की बातों का जवाब नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी सफाई देने की कोशिश की। मजहर साहब ने उन्हें बताया कि मैं तो उस वक्त हॉस्पिटल में बेहोश पड़ा था, मुझे तो ये पता ही नहीं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। मुझे तो यही बताया गया कि शाजिया की डेथ हो गई है और उस वक्त मेरी एक छोटी सी बेटी थी। उस बेटी को संभालने के लिए मुझे किसी न किसी से शादी करनी पड़ी। व्यूअर्स साहब देखेंगे कि शाजिया ये बातें सुनकर इन पर यकीन नहीं करती, क्योंकि उन्हें अब मजहर शाह पर बिल्कुल भी यकीन नहीं रहा। दूसरी तरफ फरहत तो पहुंच जाती है हॉस्पिटल। वो फरहत जिसको 20 सालों में कुछ भी नहीं हुआ, अब वो शाजिया को आता देखकर बहाना बनाकर हॉस्पिटल पहुंच जाती है ताकि उसकी भाई की सारी हमदर्दियां फरहत के साथ ही रहें और वो शाजिया की बात भी ना सुने। लेकिन जैसे ही आदिल और ज़ारा जाने लगते हैं तो शाजिया भी उनसे कहती है कि मुझे भी साथ ले चलो, आज तुम्हारी माँ से हिसाब किताब हॉस्पिटल में ही होगा। फरहत हॉस्पिटल में शाजिया को देखकर हैरान और परेशान रह जाती है, क्योंकि वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही होती कि यहाँ पर शाजिया पहुँच जाएगी। वो शाजिया से कहती है कि तुम तो इस दुनिया से चली गई थी, तुम तो मर गई थी। तब शाजिया कहती है कि तुमने मुझे जीते जी ही मार दिया था, मैं उस टाइम नहीं मरी थी, लेकिन तुमने हर किसी को ये बात फैला दी कि मैं मर चुकी हूँ। मगर आज मैं यहाँ पर एक एक बात का बदला लूँगी। बेशक मैं अपनी बातें तुम्हें माफ़ भी कर दूँ, लेकिन मैं अपनी बेटी की बातें कभी भी तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। तुमने जो कुछ भी मेरी बेटी के साथ किया है, तुम्हें हर चीज़ का हिसाब देना पड़ेगा। व्यूअर्स आप देखेंगे कि फरहत बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और आदिल भी वहाँ पर सारी बातें सुन रहा होता है। वो बहुत हैरान होता है कि उसकी माँ ने इतना सब कुछ गलत किया। दूसरी तरफ ज़ारा अपने बाप से बातें कर रही होती है। वो मजहर शाह को बताती है कि मैंने पूरी ज़िंदगी अपनी माँ को डरते हुए ही देखा है। मेरी माँ को हमेशा से यही खौफ रहा है कि अगर आपको मेरे बारे में पता चल गया तो आप मुझे उनसे छीन लेंगे और मुझे साथ लेकर चले जाएंगे। इसी खौफ की वजह से वो कभी सुकून से सो ही नहीं पाई। आखिर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आपने हमेशा मुझे खुद से दूर रखा। तब मजहर शाह भी रोने लग जाते हैं और वो कहते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी एक अदद बेटी भी है, वरना मैं तुम्हारे साथ ऐसा कभी भी ना करता। व्यूअर्स आप देखेंगे कि दूसरी तरफ सारा शाजिया को समझाने की कोशिश करती है। वो अपनी माँ को समझाने की कोशिश करती है कि आप फरहत को कुछ भी ना कहें, अभी फरहत फूफो की ऐसी कंडीशन नहीं है। तब शाजिया कहती है कि सारा तुम खामोश रहो, तुम इस औरत को नहीं जानती, मैं इस औरत को बहुत अरसे से जानती हूँ, ये बिल्कुल ड्रामा कर रही है और तुमने अपने बाप को भी देख लिया, तुम्हारा बाप भी अभी भी उसी औरत के पीछे है, वो उसी को ही संभाल रहा है। तब सारा उनसे कहती है कि अम्मी आप अपना गुस्सा ठंडा करें। इतनी ही देर में वहाँ पर आदिल आ जाता है। आदिल शाजिया से कहता है कि मैं आपको मामा के पास ले जाता हूँ। तब शाजिया कहती है कि मैं उससे अकेले में मिलना चाहती हूँ, मैंने उससे बहुत सारे हिसाब किताब क्लियर करने हैं। जब शाजिया जा रही होती है तो सारा आदिल से कहती है कि हमें इनके साथ जाना चाहिए, वरना इन दोनों की लड़ाई की वजह से हमारी शादी रुक जाएगी और आदिल तो पहले ही यही चाहता है। आदिल पहले ही सारा से कहता है कि मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। तब सारा कहती है कि अभी आप आदिल कहता है कि मुझे इसी टॉपिक पे बात करनी थी, मुझे शादी को लेकर ही बात करनी थी। तब सारा कहती है कि तुम अभी मेरे रूम से चले जाओ, अगर अभी तुम्हें किसी ने देख लिया तो हमारी शादी ही रुक जाएगी। लेकिन आदिल उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैं ये शादी ही रुकवाना चाहता हूँ, मगर सारा तो उसकी कोई बात ही नहीं सुनती। सारा आदिल से कहती है कि तुम परेशान ना हो, ये शादी होकर ही रहेगी क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। आदिल इस बात को सुनकर हैरान हो जाता है और वो सारा से कहता है कि मैंने तुमसे ऐसा कब कहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। सारा कहती है कि मुझे आपकी आंखों में मोहब्बत नज़र आ गई थी। व्यूअर्स आप देखेंगे एक तरफ तो सारा अपनी माँ को मनाने की कोशिश करती है। शाजिया कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ से लेकर चली जाऊँगी, लेकिन सारा यहाँ से जाने के लिए तैयार ही नहीं है क्योंकि वो आदिल को नहीं छोड़ना चाहती। तब उसकी माँ कहती है कि मैं इन लोगों के साथ तुम्हें मज़ीद नहीं रहने दूँगी, तुम अपनी फूफो को नहीं जानती, क्योंकि शाजिया कभी भी नहीं चाहती कि
कि सारा और आदिल की शादी हो, क्योंकि वो फ़रत बेगम को बहुत अच्छे से जानती है। यही वजह है कि वो नहीं चाहती कि फ़रत की बहू बने सारा, और वो सारा को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन सारा तो आदिल को पसंद करती है। यही वजह है कि वो आदिल से कहती है कि तुम भी अम्मी को समझाने की कोशिश करो। सारा अंत तक कोशिश करती है अपनी माँ को समझाने की, लेकिन शाजिया किसी की एक भी नहीं सुनती। और फिर शाजिया कहती है कि ज़ारा और सारा दोनों ही मेरे साथ चलेंगे। फिर आप देखेंगे कि जब सब लोग एक जगह पर इकट्ठे होते हैं, तब मज़र के सामने शाजिया कहती है कि पूछो रिफ़त से कि उसने कैसे मेरे साथ झूठ बोला था। लेकिन रिफ़त तो बहुत ही चालाक औरत है, वो यहाँ आकर भी साफ साफ मुकर जाती है और वो कहती है कि मुझे तो कुछ भी पता नहीं है, और वो सारा इल्ज़ाम शाजिया के वालिद पर लगा देती है। वो शाजिया के वालिद से कहती है कि आपने मुझे ऐसा क्यों कहा। तब उसका बाप पूछता है कि मैंने तुम्हें क्या कहा था। रिफ़त कहती है कि आप तो बूढ़े हो गए हैं, आपको क्या आइडिया कि आपने मुझे क्या क्या बातें कही थी, लेकिन जो कुछ भी हुआ है आपकी वजह से ही हुआ है। शाजिया ये बात सुनकर तो समझ जाती है कि रिफ़त उसके बाप पर इल्ज़ाम लगा रही है, लेकिन सारा और ज़ारा को ये बात हज़म नहीं होती और वो सच में समझने लगती हैं कि उनके नाना की गलती है। उनके माँ बाप जो इतने दूर रहे सिर्फ़ और सिर्फ उनके नाना की वजह से रहे, और इस तरह से वो अपने नाना से भी नफ़रत करने लग जाएंगी। शाजिया ज़बरदस्ती आखिरकार सारा और ज़ारा को लेकर घर चली जाती है। वहाँ पहुंचकर ज़ारा का तो रवैया ही सारा के साथ चेंज हो जाता है। वो बहन जो अपनी बहन के लिए सबसे लड़ती रही, आज एक शख्स के लिए, आदिल की मोहब्बत के लिए, वो अपनी ही बहन के ख़िलाफ़ हो गई। ज़ारा सारा से बहुत ही रूड अंदाज में बात करती है और उसे कहती है कि अगर तुम इस घर में आ ही गई हो तो अब तुम तमीज़ से इस घर में रहो। ये बात सुनकर सारा बहुत हैरान होती है कि आखिर ज़ारा उसके साथ किस अंदाज में बात कर रही है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि रक्षी ने अपनी सास का नाक में दम कर रखा है, और आप देखेंगे कि रिफ़त ने अपनी बेटियों की भी बिल्कुल ऐसी ही तरबियत की है जैसे कि वो खुद थी। रक्षी चाहती है कि वो मुनव्वर को अपनी माँ से अलग कर दे और वो एक अलग घर में रहे, लेकिन मुनव्वर भी रक्षी को धोखा ही दे रहा है। वो आए दिन न्यू लड़कियों के साथ ही घूम रहा होता है और ये बात तो रक्षी को पता ही नहीं है। रक्षी इंतज़ार कर रही होती है कि उसकी सास आ जाती है। उसकी सास पूछती है कि तुम्हारी माँ चली गई। तब रक्षी कहती है कि हाँ वो तो चली गई, लेकिन आप भी तो चली गई थी। तब उसकी सास कहती है कि ये मेरा घर है, मेरा जब दिल करेगा मैं आऊँगी और जब दिल करेगा मैं चली जाऊँगी। तब रक्षी कहती है कि ठीक है, कुछ ही दिनों की बात है, कुछ दिनों के बाद मैं और मुनव्वर अलग हो जाएंगे, हम अपने अलग घर में चले जाएंगे, फिर आपका जहाँ दिल करे जो दिल करे आप करती फिरें। ये बात सुनकर उसकी सास परेशान हो जाती है और वो रक्षी से कहती है कि तुम्हें आखिर मुझसे क्या मसला है, तुम क्यों मुझे और मेरे बेटे हम दोनों को अलग करना चाहती हो। ये बात सुनकर रक्षी कहती है कि मेरा मसला आपके साथ है, मैं आपको नहीं बर्दाश्त कर सकती क्योंकि आपकी मौजूदगी में आपका बेटा मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता, मुनव्वर की मेरी तरफ कोई तवज्जो ही नहीं होती। तब उसकी माँ बहुत ही अच्छे अंदाज से रक्षी को समझाने की कोशिश करती है। वो रक्षी से कहती है कि तुम परेशान ना हो, अगर तुम मुनव्वर के दिल में जगह बनाना चाहती हो तो तुम्हें उसकी माँ से बना कर रखनी पड़ेगी। लेकिन रक्षी तो ये बात सुनने को तैयार ही नहीं होती और वो अपनी सास से बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी कर लेती है। वो अपनी सास से कहती है कि मुझे आप अच्छी नहीं लगती, लेकिन रक्षी को इस बात का आइडिया नहीं कि मुनव्वर उसके करीब क्यों नहीं आ रहा। वो तो दूसरी लड़कियों के पीछे लगा रहता है। मुनव्वर का उससे दूर जाने की वजह मुनव्वर की माँ नहीं बल्कि दूसरी लड़कियाँ हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि रक्षी बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करती है और आखिरकार मुनव्वर ये बदतमीज़ी देख लेगा और उसके बाद वो रक्षी को कभी भी नहीं रखेगा। रक्षी जो कि अलग घर जाने के ख्वाब देख रही है, उसे इस बात का पता ही नहीं कि उसके साथ क्या होने वाला है। लास्ट में मुनव्वर रक्षी को छोड़कर चला जाएगा और वो रक्षी की कोई बात भी नहीं सुनेगा। तब रक्षी को एहसास होगा कि उसे अपनी सास के साथ बना कर रखनी चाहिए थी। रिफ़त ने अपनी बेटियों की भी बिल्कुल ऐसी ही तरबियत की है, वो उन्हें छोटे बड़े की तमीज़ ही नहीं सिखा पाई, जिसकी वजह से रक्षी अपना घर उजाड़ कर वापस आ जाएगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि रिफ़त की छोटी बेटी बहुत ही परेशान होती है, वो अपनी माँ के लिए परेशान होती है। वहीं पर ज़ारा गुजर रही होती है तो वो उसको गले से लगाती है। ज़ारा उसे कहती है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ और फूफो को कुछ भी नहीं होगा। तब उसकी बेटी रोने लग जाती है और वो कहती है कि अम्मी ठीक तो हो जाएंगी। तब ज़ारा कहती है कि उन्हें कुछ भी नहीं हो सकता, तुमने इस बारे में रक्षी को
को बताया या नहीं बताया। वो कहती है कि मैं तो बताने वाली थी, लेकिन आदिल भाई ने मुझे इस बात से मना कर दिया क्योंकि रक्षी भी झगड़ालू लड़की है। अगर वो यहाँ पर आ गई तो मामा की तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब हो सकती है। यही वजह है कि हमने रक्षी को नहीं बताया। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि रक्षी का अपने रवैये की वजह से उसका हस्बैंड भी उससे दूर है और उसके घर वाले भी उससे मिलना नहीं चाहते। तब ज़ारा उसे तसल्ली देती है और उसे कहती है कि तुम्हारी मामा को कुछ नहीं होगा। ज़ारा उसे गले से लगाकर कहती है कि तुम भी कोशिश करो, तुम अपने रूम में रहो क्योंकि मेरी मामा बहुत ज़्यादा गुस्से में है और अगर वो बाहर आ गई और तुम्हें उसने देख लिया तो हो सकता है तुम्हारे साथ बुरा रवैया रखे और मैं ये नहीं चाहती कि तुम्हें वो कोई बात कहे। ये बात समझाकर वो उसको रूम में भेज देती है। ज़ारा खुद बहुत ज़्यादा दुखी होती है और वो अपने बाबा से बात कर रही होती है। ज़ारा अपने बाबा से कहती है कि आपने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। मेरी माँ और मैं हमेशा अकेले रहे हैं। 20 साल तक मैं आपकी मोहब्बत के लिए तरसती रही हूँ। जब ज़ारा ये बातें कर रही थी तो उसका नाना अबू भी ये सारी बातें सुन रहा था। यही वजह है कि वो भी साथ में रोने लग गया। तब ज़ारा ने कहा कि मेरी ज़िंदगी पता नहीं कहाँ घूमती रही और मुझे इस बात का एहसास ही नहीं हुआ।